टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इज एग्जैक्टली किस दिन पर किस हिसाब से कहाँ पर कोई सर्विस हुई है। हमने अब तक जो चैप्टर पढ़ा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने क्या देखा था कि कहाँ पर सर्विस हो रही है, ठीक है। GST is a destination based tax, so if it is a destination based tax you have to also get to know कि भाई exactly which place is the destination so that you can attribute the revenue to that state, right। तो उस हिसाब से हमने place पढ़ा। सिमिलरली हम टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से पढ़ते हैं कि अगर आपको टाइम ही नहीं पता होगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये इनकम इस क्वार्टर की है या अगले क्वार्टर की है, सप्लाई हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। या तो अगर लोग नहीं कोई तरीके से आपको इन्फोर्स करें तो आप कभी भी उस चीज़ को टाइम आओगे ही नहीं, लाओगे ही नहीं, आप बोलते रहोगे कि हाँ पेमेंट हुई ही नहीं, कैश में हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए ही हर तरीके से हम टाइम ऑफ सप्लाई बताते हैं सो दैट यू कैन गेट एन एक्यूरेट और नियरली एक्यूरेट टाइम ऑफ द सप्लाई, ठीक है। सो दैट यू कैन एट्रीब्यूट और मे बी कनेक्ट द इनकम टू अ पर्टिकुलर क्वार्टर और अ मंथ और ईयर वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा है। अब टाइम ऑफ सप्लाई में पहले एक तो चीज लिखो कि बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर जाएगी कि एग्जैक्टली आप टाइम ऑफ सप्लाई किस हिसाब से देखते हो। पहला आपको चेक करना डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और दूसरा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो आपका स्पेसिफिक तौर से टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों तरीकों से आता है कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा कि व्हिचएवर इज अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। पर इतना आसान नहीं है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट निकालना, ठीक है। तो हम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस को इस तरीके से बात करते हैं, या तो एक्चुअल डेट होगा आपका, एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू, या तो ड्यू डेट on which invoice should have been issued, ठीक है। क्लैरिटी, ड्यू डेट on which invoice should have been issued is mentioned under section 31, ठीक है। ये 31 सेक्शन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आए। और जो आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होगा वो दो तरीके से, वही आसान है, या तो बुक एंट्री या तो बैंक एंट्री, whichever is earlier, या पॉइंट समझ में आए। इन दोनों में से भी whichever is earlier और फिर इन दोनों में से whichever is earlier, ये तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। गेटिंग द पॉइंट? क्या है ड्यू डेट ऑन व्हिच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, और या तो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, जो तुम्हें सही लास्ट में इन दोनों में से जो फिर जो फाइनल हमने अपना टाइम ऑफ सप्लाई हमने शुरू भी वहीं से किया था कि भाई दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी, पर ये इनकी अर्लियर डेट आती है इस तरीके से, तो हमने इसकी अर्लियर निकाली फिर इसकी अर्लियर निकाली, दोनों की हमारे पास डेट्स आ गई, इन दोनों में से जो अर्लियर होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। पॉइंट समझ में आया? ये तुम्हारा टाइम हुआ, और इस हिसाब से इस टाइम के हिसाब से तुम अपने रिटर्न्स फाइल करोगे, और जैसे ही तुम्हारे रिटर्न्स फाइल होते हैं उस टाइम के हिसाब से तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इफ यू वांट टू यू कैन राइट GST की जो पेमेंट होगी इट विल बी मेड एज पर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। नोट करके GST पेमेंट शैल बी मेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। जो हमें डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट देखेंगे वो हम सिर्फ फाइनल पेमेंट को कंसीडर करेंगे ना, एडवांस पेमेंट को? एडवांस को गुड्स में कंसीडर नहीं करेंगे, सर्विसेज में करेंगे। सर्विसेज में shall be made at the time of filing of return. ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये जो TOS निकला है वो किस चीज़ मतलब उससे क्या आएगा? उससे ही हम रिटर्न उसके 18 दिन बाद ऐसा कुछ
उसके 18 दिन जैसे कि मान ले मैंने तुझे सप्लाई किया है, मैंने तो कोई गुड्स भेजे हैं जनवरी में, ठीक है, वो गुड्स तुमने देखा, चेक किया, भाई हाँ एक्सेप्ट हो रहा नहीं हो रहा है, तुमने एक्सेप्टेंस दी कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैं तुझे एक इनवॉइस भेजूंगी, बिल भेजूंगी ना कि सामान का कितना पैसा है, और फिर तुम मुझे वो इवेंचुअली सामान का पैसा दोगे, राइट। तो ये सारे सिस्टम में सब कुछ एक दिन में हो जाए जरूरी थोड़ी है ना। मैंने आज तुझे सामान भेजा तो साथ ही तुझे बिल भेज दिया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो गई, बिल तो साथ ही नहीं भेजते हैं। वही मैं बोल रही हूँ, साथ तुझे बिल भेज दिया कि एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो गई, कल को तूने मुझे पेमेंट करी, ठीक है। तो वो किस हिसाब से होता है कि भाई कौन सा दिन तेरा माना जाएगा, क्योंकि हम जीएसटी में रिटर्न देते हैं ना, क्वार्टरली रिटर्न होते हैं या मंथली रिटर्न होते हैं। आप रेगुलर वाले में होगे, कंपोजिशन में होगा तो क्वार्टरली रिटर्न है, रेगुलर वाले में होगा तो मंथली रिटर्न है। तो अगर यहाँ पर एक महीना भी ऊपर नीचे हो गया तो तेरा फिर देखा पता नहीं चलेगा ना कि किस महीने का रेवेन्यू है ये। तो हम टाइम ऑफ सप्लाई तुम्हारा टाइमली गवर्नमेंट को रेवेन्यू पहुंच जाए इसलिए करते हैं, नहीं तो तुम टाइमली इनवॉइसेस ही नहीं बनाओगे, टाइमली पेमेंट्स ही नहीं करोगे, कुछ भी टाइमली नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को फिर इवेंचुअली रेवेन्यू बहुत लेट मिलता रहेगा। सप्लाई होती जा रही है, सब कुछ हो रहा है, पर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि टाइमली सप्लाई करना पड़ेगा तुमको। तो किस दिन पर रिटर्न फाइल होनी है वो टाइम ऑफ सप्लाई से पता चलता है, साथ ही साथ किस दिन पर गवर्नमेंट को जाएगा पैसा वो भी टाइम ऑफ सप्लाई से। टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस द डेट ऑन विच द लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइजेस, ठीक है। राइट दिस डाउन एज वेल, डेट ऑन विच जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस। क्या चीज है, मतलब डेट ऑन विच क्या? जीएसटी की लायबिलिटी अराइजेस की भाई अब ये सप्लाई मान गई ना, जीएसटी हम कब पे करते हैं, जब सप्लाई होता है। तो जिस दिन सप्लाई हो गई है उस दिन जीएसटी भरने का टाइम आ गया है, तो डेट ऑन विच तब जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस। लेकिन जीएसटी तो हम फाइलिंग ऑफ रिटर्न के टाइम पर करते हैं। अरे तो इसी से ही तो पता चलेगा ना कि रिटर्न में कितना पैसा डालना है। पॉइंट समझ में आया? इसे पता चलेगा सेल कितनी हुई हमारी, इससे ये सब कुछ तो यहीं से ही पता चलेगा कि सप्लाई कितनी हुई है। उस हिसाब वैल्यू से तो अमाउंट पता चलेगी ना, देनी कब है कब पैसा पता चलेगा। वो इससे लाइबिलिटी, हाउ मच लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी इज अराइजिंग, द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी को वैल्यू, ठीक। पॉइंट क्लैरिटी, पक्की बात है सारी। अब यहाँ पर तुम्हारा ये सेक्शंस देख लेते हैं फटाफट से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। रिमूवल इन रिलेशन टू गुड्स, ये ना नॉट इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, पर एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि ये ना इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, यहाँ पर एक बार आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर है ना इस तरीके से बोलते हैं कि कई बार गुड्स का रिमूवल होता है। हमने यहाँ ना प्लेस ऑफ सप्लाई में भी देखा था कि अगर जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई था कि कहाँ पर गुड्स तुम्हें मिल रहे हैं, अगर गुड्स का रिमूवल हो रहा है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जहाँ पर गुड्स पहुंचे हैं वो प्लेस, अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो जहाँ पर दुकान में तुम आए खरीदे वही वाली जगह हो गई, तो रिमूवल इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अगर रिमूवल इन रिलेशन टू गुड्स मींस डिस्पैच ऑफ द गुड्स फॉर डिलीवरी बाय सप्लायर देयर ऑफ और बाय एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर। सिर्फ डेफिनेशन है, इसका रेलेवेंस क्या है क्या नहीं वो देख लेंगे। रिमूवल मतलब सामान आपने भेज दिया, बी कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द रेसिपिएंट देयर ऑफ और बाय एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन सच बिहाफ। रेसिपिएंट खुद आकर गुड्स ले रहा है या तो अपने एजेंट को भेज रहा है, कोई भी तरीके से वो सब रिमूवल होता है, ठीक है। या तो तुमने गुड्स ट्रांसपोर्ट करके किसी को भेजे, या तो कोई रिसिपिएंट गया है गुड्स लेने या अपने एजेंट को भेजा है गुड्स लेने के लिए। रिमूवल का मतलब अगेन shall before or at the time of removal of goods or for supply to the recipient where supply involves movement of goods, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं, ये इनवॉइस के वाले में आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ऊपर वाले दो ए और बी इतना मार्क कर लो अभी के लिए, बाकी देखेंगे बाद में, वो रहने दो नीचे वाला। अब सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स। अब ये ना, ये देखो सेक्शन क्या लिखा है, 31 लिखा ना, 31 यहाँ पर था 31। तो आपको आगे कुछ भी पढ़ने के लिए पहले 31 आना चाहिए, क्योंकि 31 बोलता है कि एग्जैक्टली डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है। द पॉइंट इज कि टाइम ऑफ सप्लाई में तुम ये चीज और ये चीज दोनों, ये रिसिप्ट पेमेंट वाली चीज और इनवॉइस वाली चीज कंट्रोल कर सकते हो, बहुत बखूबी कंट्रोल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम इशू ही नहीं करोगे इनवॉइस, जहाँ मैं इशू ही नहीं करता, जब मैं इनवॉइस ही नहीं इशू किया तब तो कभी पेमेंट होगी ही नहीं, ना इनवॉइस हुई ना सप्लाई हुआ ना कभी पेमेंट हुई जीएसटी के, बढ़िया से इन्वेट कर लिया, सब लोग याद करके चल रहे हैं, राइट। और दूसरा बुक एंट्री बैंक एंट्री, चलो बुक एंट्री बैंक एंट्री पैसे तो मिलेगा ही, पर मैंने कैश में दे दिया, ना मैंने बुक में एंट्री की ना बैंक में एंट्री हुई, राइट। तो हर तरीकों से मैंने बचा लिया जीएसटी की लायबिलिटी या डिफर कर ली, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट आपको पकड़ लेती है कि अगर तुम इशू नहीं करते ना तो फिर हम मान लेंगे जिस दिन भी तुम्हारी ये ट्रांजैक्शन हुई होगी
उसके 30 दिन के अंदर अंदर, ऐसा कुछ भी वो लोग मान लेंगे कि भाई ये तो कुछ तो कोई तो तरीका होना चाहिए ना जिससे तुम्हें धरा जाए, राइट। तो अब यहाँ पर तुम्हारा चार्ट से बनाना चाहिए हमको, यार बना ही हो रहा है इसमें, फिर बाद में ये मैं बता रही हूँ। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का चार्ट बनाना है, हेडिंग कर लो 31 ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। पहला तुम्हारा है सप्लाई इनवॉल्व्स मूवमेंट, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट भी और यहाँ पे भी। सप्लाई इनवॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स। हाँ जी, यहाँ पर लिख लो ऑन और बिफोर रिमूवल, ऑन और बिफोर रिमूवल और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स। अगर मैं तुम्हें सामान भेज रही हूँ अपनी जगह से कहीं पर, ठीक है, आई एम ट्रांसपोर्टिंग दोज गुड्स टू यू, तो मैं इनवॉइस कब इशू करूँगी? मैंडेटरीली एज पर सेक्शन 31, ठीक है। ऑन और बिफोर रिमूवल, सामान भेजने से पहले इनवॉइस कट जाएगा, बिल कट जाएगा, और साथ ही साथ या तो ऑन मेकिंग अवेलेबल द गुड्स, मेकिंग अवेलेबल मतलब तुम आए थे लेने के लिए, राइट, हमने कोई भी तरीके से तुम्हें अवेलेबल करवा दिया। अवेलेबल कैसे करवाया जा सकता है? अंडरस्टैंड, पता है हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में एक और चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद है, तो मैंने आपको नहीं भेजे पर किसी और को भेज दिए, तो मैंने अवेलेबल तो करवा दिया ना, राइट। उसके अलावा अगर मैंने बोला कि भाई आधे रास्ते में तो मुझे कहीं मिल गए, हमने बोला कि बस ठीक है यहाँ तक तुमने पहुँचा दिए, अभी आई विल टेक ओवर, मेरा ड्राइवर आ जाएगा, वो ट्रक ले जाएगा आगे, कोई भी तरीके से अवेलेबल, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि ऑन और बिफोर रिमूवल और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स, यहाँ तक क्लैरिटी। अगला कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, जो तुम्हारा ये है ना कंटिन्यूअस सप्लाई, इसके लिए थोड़ी जगह रखना और लास्ट में जगह चाहिए थोड़ी सी, मतलब ये हाफ पेज में खत्म कर देना। एक और पॉइंट में लिखवाऊंगी, उसको ऐसे लिख लो, बोलिए यहाँ तक है, उसको नीचे वाला तुम यहाँ लिख लो, कंटिन्यूअस सप्लाई लिखा था फर्स्ट वाला पॉइंट। हाँ, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में कर लो। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है, इन दोनों में से whichever is earlier। कंटिन्यूअस सप्लाई माने एक बार डील होगी, अगर किसी के 100 आर्टिकल्स भेजते हैं तो 20 जैसे कंटिन्यूअस सप्लाई में ये, या तो तुम ऐसे एकदम आसान दूध वाला आता है सबके घर पे, रोज थोड़ी बिल देके जाता है, महीने का एक बार देके जाता है ना,
मैं कहीं से कुछ सब्सक्रिप्शन ले लूँ किसी चीज़ की कि मेरे को रोज़ इतनी इतनी मैगजीन्स हर महीने चाहिए, तो वो साल के एंड में या क्वार्टरली या हाफ ईयरली मुझे बिल मिल जाएगा। तो जो भी जहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है, वन ऑफ द सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है, ये वहाँ पर गुड्स है, ठीक है। सेक्शन दिस 31 गुड्स के लिए डील कर रहा है, ठीक है। तो कहीं पर सर्विस भी होता है, सर्विस भी अपना वाईफाई ये वो, तो जहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो भी आपका जिस दिन उसने पर्ची दिया कि अच्छा ले लो इतना हिसाब हो गया महीने का चुका दो, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो भी होगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ तक अगला तुम्हारा लिखो सीजेशन ऑफ सप्लाई, कितने हैं ये? 4 ही है। ये सीजेशन को भी कम जगह देनी है। हाँ सीजेशन छोटा सा ही है। सीजेशन ऑफ सप्लाई उसमें लिख लो एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस। इसमें जीएसटी प्रैक्टिकल कमी आता है। हाँ कमाना मुझे यहाँ तक ठीक है। अब अगला लिखो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। राशि हाँ जी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इसमें क्या होता है, पहले सैंपल भेजते हैं। हाँ जैसे सामान भेज दिया तुमने अप्रूव कर दिया, देख सैंपल भेजा ना तो वो अलग चीज़ हो गई कि वो तो फिर सैंपल का तो कौन सा पहले हाँ हाँ सामान ही भेज दिया, अप्रूव हो गया रिजेक्ट। हाँ अप्रूव हो गया रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड विद इन 6 मंथ्स, ये रिसीव्ड है ना। Acceptance received within 6 months. हाँ जी दूसरे में नॉट इन का टाइम गुड्स के एक्सेप्टेंस होने में। यस उसमें कम वो तो जगह। तुम्हारा है ना, कंपनी टू कंपनी अपनी मर्जी है कि भाई 6 दिन में बता दो। ये इशू ऑफ इनवॉइस के लिए तुम्हें 6 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। पॉइंट समझ में रिकॉर्ड कब तक करेंगे? रिकॉर्ड है रिसीव्ड है? रिसीव डेट ऑफ इनवॉइस, इसके अंदर आएगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इन दोनों में से विचर इज अर्लियर, और इनका डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ जी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट नेक्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ, नहीं एंड लिखना चाहिए, फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स नेक्स्ट after end of either of the period of 6 months, ये यहाँ बात है। ठीक है इन दोनों में से भी विचार सही है। 6 मंथ्स का कौन सा अप्लाई कंसीडर ही नहीं करेंगे। सप्लाई तो चलो हो गई, हमारे बुक्स के लिए सब इनवॉइस ही नहीं। टैक्स भी दिया जाएगा उसका। इसमें भी पीछे ओरिजिनल क्लियर है ना? इसमें कितने पेज खत्म हो गए मैम? पहले ही अभी तो हम तो 31 करेंगे। यहाँ तक इसे तो 31 है कि ये सारे ये सब सिर्फ 31 है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? सबको समझ में हमने लिख लिया, पर ये समझ में 6 महीना क्या हुआ, 6 महीना क्या नहीं हुआ, पक्की बात है।
अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे गए थे, ठीक है, तुम अप्रूव करोगे गुड्स को, हमने बोला मैंने एक्सेप्टेंस दी, हाँ हाँ ठीक है भाई माल रख लिया है, सब कुछ चाहिए, बढ़िया बढ़िया का बात खत्म। इनवॉइस या तो एक्सेप्टेंस, ठीक है, विच एवर जरूरी है। थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, इनवॉइस साथ साथ ही जाता है बट स्टिल, ठीक है। अगला, अगर है ना, हमने सोचा कि अगर हम हाँ ही ना बोले, कभी भी सामान रख ही रखते हैं, पैसा उसको दे देते हैं, पर हम हाँ ही ना बोले तो, क्योंकि एक्सेप्टेंस पर आया था ना, जब तक हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा ये डेट ऑफ इशू नहीं होएगा। तो हमने हम बैठे रहे, तो लॉ ने बोला हम 6 महीना वेट करेंगे, 6 महीना बाद अगर तुम्हारा गुड्स वापस नहीं गया है, पैसा कोई रिफंड नहीं हुआ है, तो हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, और एक्सेप्टेंस के 6 महीना खत्म होने के स्ट्रेट अगले दिन का डेट या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जनरल से रिजल्ट माना जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अब फटाफट से सब कुछ एक एक बार धड़ाधड़ पढ़ लेंगे। सेक्शन 31, टैक्स इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स। पहला, a registered person supplying taxable goods shall before or at the time of removal of goods, or delivery of goods or making available thereof to the recipient in any other case issue tax invoice। तो ये फर्स्ट, ठीक है। वो तो क्या है सारा भी जब करे सिर्फ 31 का। हाँ हो गया, पर मैं रीड नहीं किया ना हमने। नहीं आप कह रहे थे कि ये सिर्फ यूज है 31 का नहीं 31 सेक्शन, वही तो पूछ रहे थे सबसे 31 पूरा है, ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड बिफोर एट द टाइम ईच स्टेटमेंट इज इशूड और अदर केस में भी ईच पेमेंट इज रिसीव्ड। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई डाउट है? श्योर हो? अगला 31 इशू ऑफ इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सीजेशन ऑफ सप्लाई। सीजेशन ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई खत्म हो गई, तो यहाँ पर है ना, हम जैसे यहाँ पर बोलते थे कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और ये सब ये नहीं बोलते हैं यूजुअली। सीजनल सप्लाई अचानक से ही बंद होती है ना, तभी वो सीज हो रही है। अचानक से बोलते हैं कि बस अब और नहीं, या गुड्स बंद कर दो या सप्लाई नहीं चाहिए, तो अगर जिस दिन पर सीज हुई है उस दिन को तुम्हारा मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीज, सप्लाई केसेस लिखा उन्होंने, सीजेस होगा, सीजेस एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई मेड बिफोर सच सीजेशन। और ऑब्वियस सी बात है ना, जो सामान गया नहीं है उसका इनवॉइस थोड़ी बनेगा। यहाँ तक ठीक है। अगला, गुड्स सेंट ऑन सीनियर अप्रूवल बेसिस, इनवॉइस इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने तुमको पढ़ाया, अब ये रिमूवल तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पैराग्राफ समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिमूवल का सारा चीज ऊपर था, ऊपर वाली डेफिनेशन थी रिमूवल वाली। यहाँ तक क्लैरिटी है? Not resolve anything contained 1 where the goods sent to an approval basis are removed before the supply takes place. The invoice shall be issued before at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is the same चीज रखिए, ठीक है। ये 6 months from the date of removal। कोई डाउट यहाँ तक? पक्की बात है? अगला आप देख लो सेक्शन 12। अब हम एक्चुअली सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शंस पर पहुंचे, ठीक है। तो सेक्शन 12 में तुम्हारा पहला उन्होंने क्या बोला कि जीएसटी तुम्हारा लग जाता है जब सप्लाई होता है, पर जीएसटी पेएबल कब बनता है? जब तुम्हारा टाइम आता है, राइट। टाइम ऑफ सप्लाई पर पेएबल होता है, तो लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, हम सिर्फ गुड्स और फॉरवर्ड चार्ज पढ़ रहे हैं। सेक्शन 12 में सिर्फ गुड्स और फॉरवर्ड चार्ज की बात की है, आरसीएम की भी बात नहीं की, आरसीएम के लिए अलग होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। पॉइंट समझ में आया? तो हमने यहाँ पर ये ही तुम्हारा एचसीएम वाला भी हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि या तो तुम्हारा एक्चुअल डेट या तो डेट ड्यू डेट, ठीक है। इसीलिए ही इस ड्यू डेट का चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअल डेट या ड्यू डेट जो भी तुम्हारा केस होगा, तो लिखो 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 लिखो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यार वैसे तो चल जाता, पर चीज़ें ऐसी ना कि कंफ्यूज मत हो जाना यार। नहीं हो रही हो तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें तो नहीं होएगा पक्की बात है। इसका क्या मतलब है? द डेट लास्ट डेट ऑन व्हिच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। ये लास्ट कौन सी लास्ट डेट? जब उसको कर ये देना लास्ट चाहिए डेट था। ड्यू डेट। अच्छा ये वाली है क्या? हाँ, इसलिए हमने बोला कि या तो आपने इनवॉइस बना दिया, और अगर नहीं बनाया तो फिर जिस दिन बना देना चाहिए था, किस दिन बना देना चाहिए था, वो सेक्शन 31 बता रहा है। पॉइंट समझ में आया?
तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सेक्शन 12 वाला जो तुम्हारा है वो 12 टॉक्स 12 टॉक्स अबाउट 12 का टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या तो ये नो जीएसटी इन एडवांस, ये देख लेंगे क्या होता है। बाकी तुमको यहाँ तक कुछ डाउट है टाइम ऑफ सप्लाई में? हाँ मैं लिखवा रही हूँ उसको। ये सबका हो गया ना लिख के अच्छे से? अरे एक दिख जाएगा ना हर चीज को भी। फोटो भेज दो। नहीं ये इसमें से भेज दूँगी मैं आपको, दिख जाता है वैसे तो। ज़्यादा अच्छा पेन है। चलो सेक्शन 12 तुम्हारा, सेक्शन 12 के अंदर जो 12(2) है ना वो एफसीएम और गुड्स के बारे में बात कर रहा है, राइट? फॉरवर्ड चार्ज और गुड्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर उसने बोला कि अगर आपके गुड्स हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी, पहला या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या तो लास्ट डेट ऑफ विच इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। सिंपल। और एक सेकंड, और बी वाला पॉइंट भी होगा यहाँ पर। अच्छा कोई जरिए होगा बी पॉइंट का है इसका। तभी तो बोला कंफ्यूज नहीं हो रही। तो बोला था नहीं होंगे ना, फिर हो क्यों गए? यहाँ पर देखो सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, लिखवा देते हैं। अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट तो कहीं पहुँच रहे होंगे गुड्स, ठीक है? पहुँच रहे, गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द कस्टमर। तो तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई से तुम ना ये भी चीज़ का ध्यान रखना, टाइम ऑफ सप्लाई को कई बार पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी है, ठीक है? तो क्वेश्चन में कभी एग्जाम में पीओटी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पूछ लिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो टाइम ऑफ सप्लाई तुम्हारा क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डेट नहीं अंडरस्टैंड, पहला और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। बताती हूँ क्या हो रहा है, कंफ्यूजन होगी इसलिए चार्ट करने पड़ेंगे। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है? इन दोनों में से whichever is earlier। ये पूरी चैप्टर ही चलेगा कि whichever is earlier? हाँ, ये इस चैप्टर में मैंने आधा चैप्टर आज होगा ये इसीलिए ही बोला था क्योंकि इसमें चार्ट्स बहुत ज़्यादा। हाँ। अरे ये अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम बता दिया। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, जल्दी जल्दी लिखो ना, फिर तो लिख भी नहीं रहा। तो यहाँ पर भी DOI या तो डेट ऑफ डिलीवरी लिख लो, whichever is earlier। डेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है? सामने सामने गुड्स हाथ में पकड़ा, ऐसे वो हमने देखा था ना, बस। Made available, goods made available। डेट ऑफ आई क्यों लिखा मेरा आपने? इनवॉइस ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ये whichever is earlier, ठीक है? बिल्कुल बेकार। 12 में बस इतना सा चार्ट है ना, इसके आगे तो नहीं है, इसके आगे नहीं है। और तुम्हारा ये चीज़ करके ध्यान रखना है, और जो डेट ऑफ इनवॉइस होती है वो हम अभी भी पढ़ी क्या डेट ऑफ इनवॉइस ये पीछे दे रखी है सीधे। हमने फर्स्ट चार्ट क्या बनाया? फर्स्ट चार्ट देख, फर्स्ट चार्ट एक्चुअल डेट ऑफ इशू या ड्यू डेट व्हिच हाँ। शुड हैव बीन। अब समझ आया? 3 चार्ट्स कनेक्ट होके तुम्हारा एक आंसर बनता है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कैसे बनती है? या तो एक्चुअल डेट या तो ड्यू डेट, इन दोनों में से whichever is earlier। हल्का फुल्का कुछ सेंस बन रही है? तो हम FCM के अंदर एक ये मेन स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद भागेगा। एक बार प्लीज इसको ध्यान से समझ लो प्लीज, ठीक है? एक हम यहाँ पर क्या बात बोल रहे हैं कि तुम्हारा FCM के अंदर गुड्स का सप्लाई, सिर्फ एकदम बेसिक सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है? कैसे माना जाता है? पहला
जिस दिन अगर तुम्हारा सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, यानी कि गुड्स तुम्हारे अपनी फैक्ट्री से निकल चुके हैं, वो वाला दिन, या तो तुमने जिस दिन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इशू कर दिया वो वाला दिन, ठीक है। इसमें से जो भी अर्लियर वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन माना जाएगा, ठीक है। पर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जिस दिन तुमने एक्चुअली इनवॉइस इशू किया, और अगर एक्चुअली नहीं किया तो होशियारी मार लो बाद में, तो फिर ड्यू डेट, राइट। और ड्यू डेट क्या होती है? जिसमें होना चाहिए था उसके अंदर अब ये वाला हमारा सेक्शन 31 है। हाँ नहीं, ये सेक्शन 30। हाँ 31 ही तो है, 31 ड्यू डेट है ना, ड्यू डेट 31 में है, तो 12 का अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए 31 पता होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? ये इस तरीके से होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं जितना ज़्यादा तुम्हें लग रहा है, आसान है, बस एक बार कनेक्ट द डॉट्स वंस। ये साइड कर रहे हैं ना डेट। हाँ हम अभी हाँ है ना, ये तुम्हारी एक्चुअल या ड्यू, और ड्यू तुम्हारी हाँ और डेट ऑफ रिमूवल कुछ है क्या जो फैक्ट्री से निकले हाँ, तूने निकाल दिया, तूने इनवॉइस नहीं इशू किया, तो फिर जिस दिन निकले वो दिन, अगर तेरे निकल पहले गए हैं और इनवॉइस अगले दिन इशू हो रहा है तो ये तेरा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर तुम्हारा मान ले हाथों हाथ गुड्स देने थे, कोई बंदा दुकान पे आए लेने के लिए, तो तूने दे दिया, बिल नहीं डाला, तो या तो जिस दिन सामान दे दिया या तो इशू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर तेरा इनवॉइस पे बात होती है, रिमूवल और डिलीवरी पे बात होती है तो बात खत्म हो गई, जब सामान दिया सामान भेजा। इनवॉइस पे बात आती है अगर, तो इनवॉइस पे बात आने के लिए आपको देखना पड़ेगा रेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, राइट। रेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तुम्हारा एक्चुअल होगा या तो ड्यू डेट वाला होगा, इस हिसाब से तुम निकालोगे। कुछ सेंस बनी है? बिना इनवॉइस तो कहीं पर निकलता भी नहीं है, फालतू का ये लॉजिकल सी बात कर रहे हैं। यहाँ तक हुआ क्लियर हुआ? 10 बार क्यों से अब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट यहाँ पर नहीं है इस वक्त, ठीक है। वो ज्यादातर तुम्हें वहाँ काम आती है जब आरसीएम बेसिस होता है। यहाँ पर अगर तुम्हें पहले प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट यहाँ क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता या कुछ है, यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि अगर आपको एडवांस में कुछ भी पैसा मिला है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पढ़ो, लिखा हुआ है नो जीएसटी ऑन एडवांस मनी रिसीव्ड, ठीक है। एडवांस में जो पैसा मिलता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एडवांस पर नहीं लगेगा। अच्छा, एडवांस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जब गुड्स ये होगा तब लगेगा, खाली गुड्स और एफसीएम खाली गुड्स, ठीक है, तो उस पर एडवांस पर पैसा नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसीलिए ही हमने यहाँ पर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं डाल देते, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर तो दोनों चीजें आती है ना, हमने नहीं डाला। यहाँ तक समझ में आया? बताओ, अग्रिमा क्लियर है? ठीक है, अब धीरे धीरे सेट बैठते रहेगा, एक बार ये आ गया फिर सेट हो जाएगा तुम्हारा। मेन खाली वो यू हैव टू कंप्लीट द सर्कल। रख लेना थोड़ा सा आसान। एडवांस वाला दोबारा बताओगे? हाँ जी, एडवांस वाला दोबारा बताओगे? एडवांस पे टैक्स नहीं लगता बस। अच्छा, पेमेंट देने पे, एडवांस पेमेंट देने पे। हाँ जी, अगर तुम्हें एडवांस पेमेंट मिली है, ध्यान से, अगर तुम्हें एडवांस बाद में रख दूंगी मैं, तो पहले पढ़ ले। एडवांस पेमेंट अगर तुम्हें मिली है तो एडवांस पेमेंट पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जीएसटी लायबल नहीं है पे करने को। पर टैक्स तो लगेगा ना, जब गुड्स डिलीवर होंगे तब लगेगा टैक्स। टाइम ऑफ सप्लाई वो नहीं, मान ले तेरा जनवरी महीने में एडवांस आ गया पर तूने गुड्स फरवरी में डिलीवर किए, तो फिर फेब वाले महीने में लगेगा टैक्स। जब गुड्स सप्लाई हो जाएंगे तभी लगेगा बस, या तो इशू ऑफ इनवॉइस। मैम ये वाला जो टेबल है और ये वाला जो टेबल है वो थोड़ा सेम सा नहीं? अच्छी बात है ना, हम किताब का ही पढ़ रहे हैं। वो यार बड़ा वो खिचड़ है, इसलिए आजू बाजू थोड़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर है कुछ कितना सारा है, तो बिल बना दिया तो माल चला गया, सारा वही है। हाँ, यहाँ तक क्लैरिटी है। मेरे को तो ऐसा टेबल मुझे दिखा नहीं किताब में, तब मैंने लिखा है। यहाँ तक ठीक है। अगला बस चलो 2 का ए हो गया डन, 2 का ए डन हुआ अब तक सिर्फ। नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड अगेन सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर ऑल एसएससी। गुड्स पर एडवांस नहीं है, सिर्फ गुड सर्विस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। सर्विस में एडवांस मनी मिला तो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। कहाँ पर है मैम?
हाँ 2 का A का नीचे का कर डब्बा। तो लिया। अच्छा ठीक है, अब नीचे आओ नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी में क्या बोला कि यहाँ पर किस केसेस पर है कि जहाँ पर तुम्हारा वो इस हिसाब से ये वाला सेक्शन ऊपर वाला, जब एडवांस टैक्स मिलेगा, जब एडवांस पेमेंट मिलेगी तब हाँ इन पर एडवांस पेमेंट मिलेगी तब भी टैक्स लग जाएगा, तब भी लग जाएगा। इन पर। अच्छा मतलब ये वो नहीं है कि ये एक्सेप्शन है इसकी कि इस पे ये अप्लाई नहीं ये है। एडवांस वाले के एक्सेप्शन है। देखो पढ़ो इन सिंपल अच्छा एडवांस वाले की है ना। हाँ हाँ हम लिख लोग दो ना पढ़ाने इसका तो दे, एडवांस। पर मेरे को पहले पढ़ाने तो दे। इन सिंपल वर्ड्स tax payers except composition suppliers are exempted from paying GST at the time of receipt of advance in relation to supply of goods. The entire GST shall be payable only when the invoice of supply for such goods is issued or ought to have been issued. ठीक है, उन्होंने स्पेसिफिक पहले तुमको ये बताया कि यूजुअली ऐसा होता है। आगे कंपोजिट सप्लायर जो होगा ना हैज टू पे इन लिeu ऑफ टैक्स पेबल टू हिम एंड अमाउंट कैलकुलेटेड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट एप्लीकेबल एट हिज टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी फॉर क्वार्टर। मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन वाले को वैसे भी अपने जेब से भरना होता है टैक्स, अगर तुमको याद हो तो। होता कौन सा कंपोजिट वाला? अरे कंपोजिशन स्कीम वाला। ठीक है, कम रेट ऑफ टैक्स हो रहे हैं उसके, है ना। तो अब वो बंदे को तो वैसे ही कम खुद की जेब से टैक्स पे करना है, आईटीसी तो अवेल ही नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो भी पैसा मिला है उस महीने में वो टैक्स पे कर देगा। पॉइंट समझ में आया? अच्छा पक्की बात। उसके बाद उन्होंने बोला सेकंड देयरफॉर कंपोजिशन सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे, ए गड़बड़ हो गया, ये भी नहीं पे करेगा मतलब अभी नहीं मना। Therefore, composition supply is not required to pay any tax on advance received, as same does not form part of taxable supplies, and in turn also does not form part of turnover in the state or UT at the end of the quarter. अच्छा हाँ, किस चीज़ की नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं? एक सेकंड रुको। RP registered person making supply of specified actionable claim, example betting, casino, gambling, horse, ये सब। अच्छा उनके लिए pay on advance also। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अगेन हम ये पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल तुम्हारा कंपोजिशन पर भी तुम्हारे एडवांस पेमेंट पर नहीं लग देना टैक्स। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट एडवांस पेमेंट को समझा रहा है, सेकंड और थर्ड पॉइंट कंपोजिशन की स्कीम को समझा रहा है कि कंपोजिशन वाले भी एडवांस पर टैक्स नहीं पे करते। सेकंड और थर्ड पॉइंट में मार्क करो कि नो पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन एडवांस मनी रिसीव्ड, सेकंड और थर्ड पॉइंट है ना, नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड इवन इन कंपोजिशन, है ना। और लास्ट में मार्क करो जो आरपी है ना, मेकिंग अ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल, मम्मी आरपी क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है जिनके यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, ये सब है ना। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वालों को टैक्स पे करना है ट्रांसफर पे, सिर्फ इन लोगों को। ठीक है, तो यानी कि पेमेंट ऑफ जीएसटी और एडवांस मनी रिसीव्ड एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। ठीक है, हाँ जो भी तुम जिस हिसाब से लग रहा है। पॉइंट समझ में आया? आगे बढ़े तो फिर पर मेरे को तो समझ नहीं आया नॉन एप्लीकेबिलिटी। देखो मैंने बता दिया बस इतना ही, काटनी है इसको? काट कुछ सिर्फ ये लास्ट वाला नॉन एप्लीकेबल है। ये काट देंगे, मैं तेरे को कह रही हूँ इग्नोर बस। ठीक है, यहाँ तक अब क्लैरिटी आया। तो नीचे वालों के लिए एडवांस टैक्स का नॉन एप्लीकेबिलिटी है, मतलब उनको एडवांस पर भी टैक्स पे करना है। लॉटरी वालों को एडवांस पर भी टैक्स पे करना है। कंपोजिशन वालों को एडवांस पर टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि उनकी क्वार्टरली पेमेंट जाती है। ठीक है, अगला टीओएस ऑन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। देखो यहाँ पर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में हमने लिखा हुआ है ई वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट, द डेट ऑन व्हिच सप्लाई रिसीव्स द पेमेंट। मतलब क्या हुआ, अगर पहले पैसा मिला तभी भी पेमेंट कर देगा ना, तो इसका मतलब एडवांस टैक्स है। पॉइंट्स ऑफ एडवांस टैक्स नहीं, सॉरी, एडवांस पेमेंट पर टैक्स है, राइट। तो नॉट एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, द डीओएस फॉर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एज ऑनलाइन गेम यूजर वुड बी डिटरमाइंड एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12(2) इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? लिख लो भले टीओएस फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। हाँ मतलब इसमें है जो आपने बता दिया कि एडवांस में दिया, एडवांस ऐड हो जाता है बस उसमें। हाँ बस उसके अंदर है तुम्हारा वो सब एबीसी। ए तुम्हारा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट या तो लास्ट डेट
या तो ड्यू डेट और या फिर एडवांस मनी रिसीव। हाँ ये लिख लो, भले तुम्हें नहीं समझ, अगर कंफ्यूजन होती है तो लिख लो, है ना, ड्यू, एक्चुअल और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इसमें से जो भी अर्लियर होगी वो तुम्हारा टीओएस बनेगा, ठीक है। अब ना ये नेक्स्ट प्रोवाइजो है ना, इस प्रोवाइजो को पढ़ना पड़ेगा जबरदस्ती, पर इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इसमें उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई इफ एक्सेस अमाउंट इज रिसीव्ड अप टू 1000, यानी कि तुम्हें पहले ही कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल गया 1000 रुपये का, ये यहाँ पर है ना लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रोविजन है सर्विसेज में अप्लाई होता है, पर गुड्स में भी उन्होंने निकाला नहीं। तो दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन, पढ़ के देखो, प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1000 in excess of the amount indicated in the invoice in the time of supply to the extent such a excess amount shall at the option of the said supplier with the date of issue of invoice of respect of such excess amount। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको वैसे एडवांस मिला तो इस पर जीएसटी लगना है, नहीं लगना है, अनलेस एंड अनटिल आप लॉटरी वाला कर रहे हो काम, यहाँ तक हम सब क्लियर है। पर उन्होंने क्या बोला, अगर आपको एडवांस मिलता है अप टू 1000 रुपए का, तो आपकी मर्जी है कि आपको टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानना है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। हाउ विल दैट मैटर? अगर आपको 1000 से ऊपर का एडवांस मिल गया तब आप बोलते हो कि जीएसटी नहीं देना, 1000 से कम का मिल गया तो तुम्हारी मर्जी। तो दिस एंटायर सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्विसेज। तो उन्होंने यहाँ से हटाया नहीं, एक वो है गलत है कुछ, ठीक है, उन्होंने रह गलती रखी है, तो इस चीज को यहाँ पर इरेलेवेंट मार्क कर रहा है। पर अगर तुम्हें कोई भी तरीके से लिखना आया या कुछ लिखना पड़ा तो यू विल हैव टू मेंशन इट, ठीक है। इस बुक ने गलती से मिसप्रिंट तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं ऐसा है सच में है, सब में है। हाँ। पढ़ लिया कब? क्या बात है। चलो इलस्ट्रेशन 1 फटाफट देखो, भी आसान है, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, यही वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब जो तुम्हारा 1 2 3 4 कॉलम है, 4 कॉलम में जो बाजू के 2 कॉलम है, तुम्हारे लास्ट के 2 कॉलम है, लास्ट के 2 कॉलम में क्या हो, काम के हैं, बढ़िया। तो सिर्फ पहले और 2 में से आंसर आ जाएगा, और पहले और 2 में से पहले कौन सा है वो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, whichever is earliest। तो 10 20 20 10 बस खत्म, यही आंसर आएगा। ये 5 मार्क का क्वेश्चन, सच में? हाँ ठीक है, बस एक काम के क्यों नहीं, ये आंसर करना। ये हाँ वाले काम के क्यों नहीं है? काम के क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन के लिए रिसिप्ट ऑफ एडवांस पर कोई जीएसटी लगता है। अच्छा तेरा फ्लो चार्ट जो तूने अभी अभी बनाया है उसमें कहीं पर भी उसमें क्या रूल लिखा हुआ है? इन्वॉल्व्स मूवमेंट, डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस या तो रिमूवल। तो यहाँ पर देखो 2 ही चीज देखनी पड़ेगी ना, ये, और तुम्हें रिमूवल तुम्हारा हो रखा है, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ मान ले उस दिन रिमूवल हो गया, तो इवेंचुअली तुम क्या देखते हो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखोगे तो उसमें इन दोनों में से जो अर्लियर है वो देखोगे। आ रहा है समझ? यहाँ पर हमने जी अधिक ध्यान दे, हमने यहाँ पर ऐसा बोला था कि एडवांस वाला जो पेमेंट होता है उस पर जीएसटी लगता है, नहीं लगता है ना। तो फिर अगर यहाँ पर जल्दी पैसा आ भी गया तो भी तो वो तेरा टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि उस पर तो टैक्स ही नहीं देगी, तो टैक्स तो तब देगी बाद में। पॉइंट समझ में आया? इसलिए ये 2 कॉलम्स हमारे इररिलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आता है एफसीएम का और गुड्स का, तो वहीं पर ही पैसे वाला कॉलम भले काट दो, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, तुम्हारे फ्लो चार्ट पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और एडवांस में हम टैक्स नहीं लगाते। पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्की बात है, श्योर हो ना? अब अगला इस इलस्ट्रेशन के अंदर 1 2 3 4 हम देख लिया। 5th वाले में कंपोजिशन है, कंपोजिशन में भी क्या आएगा, 30 नहीं, कंपोजिशन नहीं, एडवांस पर नहीं मिला है इसको, क्या फर्क पड़ता है हमको तो ये फर्क पड़ेगा ना जिसने इनवॉइस इशू किया है, तो 30 10 बस, ठीक है। अगला डिलेड इशू ऑफ इनवॉइस हुआ है तो 38 और बस, सबको क्लैरिटी समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आसान है, फटाफट आंसर आएगा। अब अगला हमने ये एचसीएम देखा, अब आपको आरसीएम का डब्बा बनाना पड़ेगा। आरसीएम का चार्ट बनाओगे प्लीज, फटाफट से मेहनत कर लो थोड़ी सी। ये सेक्शन तो यही है ना 12।
12 का सेक्शन में चेंज होगा ना सेक्शन? नहीं 12 भी है 12 का कुछ तो होगा चेंज, लेकिन 12 3 12 में 3 3 तो 1 2 3 बनेगी। नहीं 3 नहीं सेक्शन 3 वो 2 का ए भी है ना वो 2 ए मतलब 12 का वर्ग है। क्या It's okay, brother. ये है कि ये पेमेंट मतलब काम के लिए देखना देख रहे लेकिन क्योंकि एडवांस आ रहा है ना जैसे ही वीडियो में आप ये एडवांस आ रहा है देखोगे कि सामने वाला बोल नहीं होगा उनकी बातें सुन है ना? ये एडवांस है पर एडवांस में इसी में मानते हैं हाँ हम बोल देते हैं, फिर बोलते फिर बाद में पूछते हैं। इस वाले में एडवांस में चलो तो इस सर पर किसी यहाँ पर अच्छा ठीक है। अगला रिसिप्ट का फ्लो चार्ट अगर तुमको बनाना है, ठीक है, इस फ्लो चार्ट में सिर्फ यही चीज़ है, ए बी और सी का विचेवर इज अर्लियर, और कुछ भी नहीं है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस है जिसको बनाना है बना लो, नहीं बनाना कोई बात नहीं। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और और डेट ऑफ पेमेंट और तो ये इसमें नहीं है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यार तुम दोनों फिर बाद में बोलोगे क्या बोला? बोलने का आपको दोबारा पड़ेगा कि देख लो। लिखा हुआ है ना यार आरसीएम के अंदर ना बना हो क्या? जो सुन रहा होगा ना उसको समझ आ गया होगा, सच बता रही हूँ। इसके अंदर तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा whichever is earlier of या तो date of issue of date of receipt of goods। एक बार लिख लो प्लीज फटाफट से, और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे from the date of issue of invoice। ये चाहे वो लिख लिया। सब में से पॉइंट समझ में आया? उसके अंदर वही है जो आपका था, वैसी का ही विषय है रिजल्ट। ठीक है, और अगर इनमें से किसी की भी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है तो जिस दिन बुक में एंट्री करी, ठीक है, वो लास्ट में लिखा हुआ है डी वाले प्रोविडेड दैट, जहाँ पर ए बी सी का पता लगाना मुश्किल है। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी रेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स अकाउंट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सप्लाई। पॉइंट समझ में आ रहा है? बताओ सबको। जिया पिछला वाला आया नहीं? ठीक है, अगला आंसर निकालो फटाफट से। ये फ्लो चार्ट तुम्हारे हाथ में है। सारे 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 Thank you. सच में तो झूठ थोड़ी बोल रहे हो। वेरी गुड। अच्छा इस बार हम पहले दो डब्बे देखेंगे। पहले डब्बे क्यों देखेगा भाई? उसमें लास्ट वाले गए कि जैसे हमने अगर 15 तारीख को इशू करा तो अगले महीने की 16 तारीख 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन भी इशू ऑफ इनवॉइस हुआ है, ठीक है, उसके दिन से हाँ 30 उसके दिन 31वां दिन 31वां दिन 31st अक्टूबर से प्लस हाँ 31st नवंबर पूरा दिन के हिसाब से गिनना पड़ेगा तो तुमको। फर्स्ट वाले में 28 नवंबर होगा। हाँ जी, सेकंड
सेकंड वाले में। वेरी गुड। अग्रिमा गुम गई। आ गया थर्ड वाले का आंसर 30 31st October। मतलब 31वां दिन लग रहा है। जनवरी के दिसंबर आया। 30th नवंबर। तो यहाँ पर हम दिसंबर लिखेंगे। 1/12 ठीक है। अच्छा अंडरस्टैंड आरसीएम बेसिस में क्या होता है, तुम्हें सामान मिलता है ना, खरीदते हो तुम सामान, इनवर्ड हो रहा है, तो वो बंदा कब इनवॉइस बनेगा कब नहीं बनाएगा तुम क्या कर सकते हो, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट। इसीलिए ही हम ऐसा बोलते हैं कि जब भी उसने इनवॉइस बनाया उसका 31st डे तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। या तो जिस दिन तुमने पेमेंट करी है ना, हम रिसीव्ड पेमेंट, पिछले में हमने पेमेंट रिसीव्ड बोला था, फॉरवर्ड चार्ज था, अगर आपने देखा होगा तो हमने डेट ऑफ पेमेंट बोला क्योंकि हम आरसीएम की बात कर रहे हैं, आपको पेमेंट करनी है। या तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, आरसीएम में लोग बंदा खरीदता है तो आरसीएम के अंदर आपकी ये वाले 3 कंडीशंस होंगे बस। पेमेंट क्यों है, हम तो जैसे मैंने आपको दिए तो आपसे पेमेंट इजी हो गया ना। पर जो आरसीएम में कौन सा बंदा पे करता है टैक्स गवर्नमेंट जिसको को, गुड्स मिलते हैं। तो फिर वो पैसा देता है, अच्छा जिसको गुड्स मिल रहे हैं। अच्छा जिस दिन आपने वो पे किया जीएसटी पे किया। नहीं नहीं बच्चा, आरसीएम के अंदर सप्लायर और रिसीवर यहाँ से सप्लाई जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ गुड्स जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पेमेंट जाएगी, ठीक है। ठीक है तो हम उस तरीके से बात कर रहे हैं कि जिस दिन गुड्स आए, ठीक है। या तो क्योंकि पेमेंट तो आपको करनी है ना गवर्नमेंट को, तो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुआ है ना, तो इसलिए ही जिस दिन आपको गुड्स आए या तो आपने जिस दिन पेमेंट करी। अब ये बंदा इनवॉइस कब बना था हमें पता नहीं, इसलिए हमने बोला जब भी इसने इनवॉइस बनाया उसका 31st डे मान के चल लेते हैं। तो इन सब में से जो भी अर्लीस्ट दिन होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो तुम्हें यहाँ पर अच्छा पहला और कोई अब तक कुछ और तकलीफ श्योर हो? कैसे करेंगे कैसे तो चलो इन केस ऑफ वाउचर ये आसान है। In case of vouchers by supplier, the time of supply shall be the date of the voucher if supply is identified at the point or date of redemption of voucher in all other cases. ये लिख लेना प्लीज। मेरे को फ्लो चार्ट इस चैप्टर के सबके चाहिए, एक एक का फ्लो चार्ट। अभी कोई बात नहीं, पर अभी एक चीज का ध्यान रखो, वाउचर मतलब आप कहीं गए आपको वाउचर मिला है। वाउचर एक आइडेंटिफाइड गुड का भी होता है कि भाई इससे तुम्हें शर्ट मिलेगी, इससे तुम्हें मिक्सर मिलेगा, ठीक है। तो हर का अपना अपना वाउचर होता है। अगर आइडेंटिफाइड है तो जिस दिन तुम्हें वाउचर मिला, आइडेंटिफाइड नहीं तो तुम भगवान जाने क्या खरीद लोगे उससे, इसलिए ही अगर आइडेंटिफाइड नहीं तो जिस दिन वो वाउचर रिडीम करवाए बस, ठीक है। ठीक है, क्लैरिटी। तो अगर इन स्पेसिफिक गुड है तो एट द टाइम ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, अगर नहीं है तो ये। अगला इलस्ट्रेशन पे देख लो क्या है, बड़ा ही आसान है, फटाफट करो। पहला आंसर दूसरा आंसर जल्दी बताओ। हाँ जी, दूसरा वाला कैश को रिडीम मानेंगे। हाँ 25, क्योंकि देख दूसरे में स्पेसिफाइड गुड्स नहीं है ना, पहले में स्पेसिफाइड है कि टी शर्ट खरीदने वाला है, दूसरे में बोला पता नहीं क्या खरीदेगा, ठीक है। तो पता नहीं क्या खरीदेगा तो जिस दिन खरीदा, पता नहीं क्या खरीदेगा तो जिस दिन वाउचर मिला, ठीक है। पक्की बात है? सेकंड वाले में 20 यस। आ रहा है तुमको, इतना घबरा क्यों रहे हो? आसान है ये चैप्टर, खाली टिक्के टुक्के मार के तुम्हारा बस मार्क करने की डेट क्या है, तुम्हें पेमेंट भी नहीं निकालनी, तुम्हें सिर्फ डेट निकालनी है। डेट तो निकाल ही सकते हो यहाँ तक, ठीक है। 5th, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल ही नहीं है तो क्या करें? फिर हमने बोला कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द प्रोविजंस ऑफ 2, 3, 4, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी इन केस वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड। तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी, क्योंकि आप रिटर्न फाइल करते हो ना, जिस दिन रिटर्न फाइल करी, अगर वो भी तुम फाइल नहीं करो, इतने तुम नालायक हो, तो फिर जिस दिन टैक्स पे किया, ठीक है। विचेवर इज अर्लियर। पॉइंट समझ में आया? कोई भी तरीका नहीं निकला तो फिर कभी तो हम पकड़े हैं ना तुमको, तो बोला चलो ठीक है, जिस दिन तुम टैक्स पे करो वही दिन को हम सप्लाई का दिन मान लेते हैं। बढ़िया। अगला 6th point, the time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest
लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट और एनी कंसिडरेशन शैल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने तुम्हें कोई गुड्स वर्थ ₹1000 सेल किए, ठीक है, तो इसका मैंने इनवॉइस बनाया है तुम्हारा, ये FCM है, दिमाग में रखना, इनवॉइस बनाया है 31/10 को, गुड्स जो रिमूव हुए हैं वो है 20/10 को, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या मानी जाएगी, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, 20/10 पक्का, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने तुमको बोल दिया कि 1000 रुपए की गुड्स है ना, पैसे दो, तुमने मुझे पैसे देने में डिले कर दिया, तो मैंने क्या किया कि पेनल्टी लगा दी, ठीक है, और मैंने पेनल्टी लगा दी और 100 रुपए की, बढ़िया, और तुमने मुझे 1100 रुपए दिए ऑन द डेट ऑफ मान लो 1/2 को, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर 2 तरीके की पेमेंट्स इन्वॉल्व है ना, एक गुड्स का पेमेंट, एक पेनल्टी का पेमेंट। तो एक ही ट्रांजैक्शन में 2 सेक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। कैसे, पहला वाला तुम्हारा वो 12(2) वाला सेक्शन, फॉरवर्ड चार्ज वाला सेक्शन, और इसके लिए डेट टाइम ऑफ सप्लाई ये मानी जाएगी, पर पेनल्टी के लिए टाइम ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी जिस दिन तुमने पैसा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पेनल्टी का बिल काटते हैं, वो इनवॉइस में लिखा होगा ना पेनल्टी लेट फी, है ना, इसलिए जो 100 रुपया होगा ना वो 100 रुपया तुम्हारा, इनवॉइस में कैसे लिखा होगा, इनवॉइस तो पहले ही इशू होगा ना, फिर बाद में कुछ तो दोगे ना उसको, उसको क्या दोगे, कुछ भी दोगे, ऐसे ही जेब में डालोगे पैसा 100 रुपया, 100 रुपये जेब में क्यों, वो तो हम अपनी बुक में एंट्री कर देंगे ना कितनी देर हाँ, सेल हुई है। तो जिस दिन पैसा मिला है वो वाला दिन, ठीक। पेनल्टी फॉर पेनल्टी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एज सेक्शन 12(6) है ये 12 हैं सारे, 12(1), 12(2), 12(3), 12(5), 12(6), ठीक है। कोई डाउट अब बताओ, सारे साथ में हो, क्लियर है, श्योर है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4 आंसर क्या है, 10 लाख की जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 1,18 है, और जो 1,20,000 की है वो 10,818 है। 10(8) हाँ 10(8) तो निकाला कैसे वैसे, अच्छा नीचे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, यहाँ तक क्लैरिटी, कोई डाउट। चलो अगला 5th इलस्ट्रेशन, 5th में एक्स कंपनी बीइंग अ ट्रेडर रिसीव्स एडवांस पेमेंट ऑफ 2500 ऑन 29/11/2019 फॉर गुड्स वर्थ 10,000 टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020, ठीक है। एडवांस का हमें कुछ करना है, फालतू इन्फॉर्मेशन कोई जरूरत नहीं है। तो अब गुड्स सप्लाई हो रहे हैं लेकिन जनवरी 2020 में। अब फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई तुम्हारा होगा किस हिसाब से, जनवरी 20 तुम गुड्स सप्लाई हो तो वो वाला दिन, डेट ऑफ इशू इनवॉइस का कुछ टाइम दे रखा है, तो फिर हम क्या मान लेंगे, जनवरी 2020 नहीं देगा ना, और कोई तारीख ही नहीं दे रखी, हम क्या करें, जितनी इन्फॉर्मेशन है वही महीना, जनवरी 20। सबसेक्शन 5th का इतना मिलेगा नहीं, ये 12(2) है और फिर ये अब पेनल्टी वाला जनवरी है ना, बट उसके लिए तो डेट चाहिए ना, जनवरी महीना मान ले रहे हैं यहाँ पर इतना ही। 5 वाला नहीं ना, 5 में फिर देखो टैक्स पेमेंट की बताएंगे डेट, उन्होंने टर्नओवर बता तो रखी है और कंपोजिशन स्कीम इसलिए तो बताई होगी। तुम्हारा जरा 10,000 रुपये है ना, 10,000 रुपये, उसके लिए तेरा जो आएगा टैक्स 0.5, नहीं वो तो तेरा वो बताया ना, टैक्स पेमेंट बताइए ना कि आधा % टैक्स कटेगा, 100 रुपये का टैक्स है तेरा, 50 रुपये तेरा आएगा वही टाइम आता तो होगा ना। हाँ जी, टाइम ऑफ सप्लाई वहाँ पर लिख लो, कंफ्यूज हो गए ना। इलस्ट्रेशन 5 में 12(2) लिखो और लिखो टाइम ऑफ सप्लाई, TOS इज इक्वल टू एक्चुअल डेट, ठीक है, एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वाला, या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या तो डेट ऑफ रिमूवल। हमने डेट ऑफ रिमूवल है तो 2020 हम वही मान के चलते थे, वही होगा। पॉइंट समझ में आया। उसके बाद लिखो नोट एडवांस पेमेंट नॉट टू बी कंसिडर्ड, यहाँ तक समझ में आया। थर्ड लिखो पेमेंट की लाइबिलिटी कितनी आई उनकी, वो सिंपल 10,000 रुपये थे, टोटल 10,000 के गुड्स थे ना, तो
10,000 पर सिंपल हिसाब, कुछ नहीं करना। वो 10,000 पर तुम लगाओ CGST और SGST दोनों 0.5%, 0.5%, 50 रुपये आएगा, 50 रुपये आएगा, तो टोटल पेमेंट तुम्हारी वही 1100 हो जाएगी। 10,000 इस स्पीड में सेक्शन 6 को इलस्ट्रेशन 6 रजिस्ट्रेशन वाले पे आ गए हम हाँ, इलस्ट्रेशन 6 से आसान है, सिंपल, कुछ नहीं बताना है यहाँ पर भी। इशूड इनवॉइस ऑन 1 क्या लिखा हुआ है 1/8 बस ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तुम्हारे पास आ गई, और बाकी तुम्हें डिटेल हर बार दे रखी है, तो तुम्हें सिर्फ 1/8 के साथ ये वाली तारीख कंपेयर करनी है जो जल्दी है। तो 1/8 या 16 अगस्त, 1/8 या 16/8 1/8 या 10/8 1/8 या 26 जुलाई मेड फाइल पेमेंट ऑन 26 जुलाई, एडवांस पेमेंट है ये, 1/8 हो जाएगा ना, तब भी 1/8 होगा, तब भी 1/8। अगेन यहाँ पर क्रेडिटेड इन द रिकॉर्ड ये वो ये सब, तो बोला 5/8 या 1/8 बात खत्म। उसके बाद इलस्ट्रेशन 7, इफ अ सप्लायर ऑफ गुड्स हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1500 अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 1100 ऑन 25/1/20 एंड द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस टू द नेक्स्ट सप्लायर सेड इज 14/2/2020। अब इसका ना मतलब क्या हो रहा है पता है कि ना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन घुमा के दिया है, बोला हुआ क्या है कि तुम्हारा पहला एक सप्लाई था जो 25/1/20 का है, उसमें तुम्हारे गुड्स कितने के 1100 के, राइट, पर तुम्हें पैसा कितना मिल गया 1500 मिल गया। मतलब क्या हुआ, ये कुछ नहीं है, ये अगले वाले का एडवांस है, ठीक है। तो तुम 25/1/20 को 1100 का ड्यू डेट देख लोगे, राइट, और 25/1/20 विल बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 1100, ठीक है, ये वही है ना, और तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। और दूसरा 14/2/2020 हाँ, दूसरी वाली के लिए। बाकी 400 जो तुम्हारा बचा है वो 400 तुम्हारे अगले सप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया? बताओ, क्लैरिटी, कोई डाउट किसी को भी? और सेकंड सप्लाई की डेट हमारी 14/2 रहेगी है ना? हाँ जी, समझ में आ गया। अगला इलस्ट्रेशन 8, ये RCM है, प्लीज देखो चेक करो। अनरजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड है मतलब अगर वो सप्लाई ले रहा है, सॉरी वो सप्लाई कर रहा है, सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड होगा अज्यूमिंग। अगर सब दोनों ही अनरजिस्टर्ड होता तो क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, GST नहीं पे करेगा ना फिर तो, इसलिए अगर एक अनरजिस्टर्ड है दूसरा रजिस्टर्ड होगा। इशू इनवॉइस किया ऑन 1 जुलाई जो भी। फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग। तो A रिसीव्ड गुड्स ऑन 15 जुलाई एंड पेमेंट ऑफ व्हिच इज नॉट मेड येट। 15 जुलाई 15 जुलाई 15 जुलाई 1 जुलाई। उसके 1 जुलाई अगर RCM होता है तो 1 जुलाई में 31 दिन और ऐड करते हैं ना। 1 जुलाई में 15 जुलाई में 31 मतलब 16 15 जुलाई होगी इनवॉइस में और ऐड करते हैं ना, 30 दिन 15 जुलाई होगी ना। हाँ, अच्छा डेट टाइम ऑफ सप्लाई विल बी या तो डेट ऑफ तुम्हारा गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यही तो करना है, यही है सामने, बस यही करना है, या तो 31st डे, ठीक है। अगला 3 अगस्त एंड मेड पेमेंट ऑफ द सेम ऑन 4 अगस्त। 1 अगस्त 3rd अगस्त। फर्स्ट अगस्त आएगा। 1 अगस्त फर्स्ट का आंसर है तुम्हारा ये 15 जुलाई। हाँ, सेकंड का क्या बोला? फर्स्ट अगस्त फर्स्ट अगस्त आएगा। इसका सेकंड का 1 अगस्त कैसे आया? एक जुलाई में 31 दिन ऐड कर आया सबको समझ? 3rd 8 जुलाई 8 अगला 9 जुलाई। क्लैरिटी अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है? नेक्स्ट 31 सेक्शन टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में हमने यहाँ पर सर्विस के लिए अलग डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस थोड़ा सा बनेगा, बनाओगे थोड़ा?
सेक्शन 31 है ना इन केस ऑफ सर्विसेज। हाँ जी, छोटा ही बनेगा, इसका कुछ खास बड़ा नहीं करना। बंद कर दो इसे? मर्जी मर्जी। कर दो? कर दो? चलो। से कंसेंट हम्म? एक से कंसेंट ये पूछने में वही था तो किसी को चाहिए। मुझे कभी नहीं पड़ रही तेरे को कब से गर्मी लगी है ना? नहीं, मैं तो मुझे तेरे को कब पड़ रही किसी की गर्मी लग गई कोई अच्छा। डेटाबेस ऑफ इनवॉइस फॉर सर्विसेज। चलो, अब यहाँ पर अगर एक बंदा जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या माना जाता है? एक सेकेंड था 13 2 FCM करते हैं। यहाँ पर ना 13 to 31 31 टू है शायद। ये बंद लगा। ओके। 1 2 आया। अरे 31 अच्छा 31 का 2 वो भी करते हैं, पहले ये करो। अरे है 13 टू। अरे अभी ये पेज पर है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डिपेंड करता है कि आपने डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपकी क्या है। डेट ऑफ इशू इनवॉइस का चार्ट अपने बना लेंगे 31 वाला। ठीक है, एक चीज प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि ना सप्लाई के अंदर है ना, अगर आपने टाइम से इनवॉइस बनाया है ना उसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने टाइम से बनाया है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आ जाएगा, पर अगर आपने टाइम से नहीं बनाया ना तो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल देते हैं जिस दिन सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है, हम वहां पर तो ऐसा बोल नहीं रहे थे ना कुछ, हमने बोला डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर नहीं किया तो ड्यू डेट, नहीं किया तो ये डेट, अगर नहीं किया तो टैक्स की डेट, ऐसे ऐसे करके हम वहां तक चले गए। राइट, यहाँ पर हमने बोल दिया कि अगर आपका बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आपने टाइमली इनवॉइस बनाया है नहीं बनाया, तो अगर इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, ये टाइम क्या है वो हम देखेंगे, विद इन टाइम है तो यहाँ पर तुम्हारा होगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। ठीक है, और इनवॉइस नॉट इशूड इन टाइम तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ completion of service whichever is earlier। टाइम और विद इन टाइम क्लियर। वो करवा दूंगी। यहाँ तक क्लैरिटी हो गई? तो इसमें पेमेंट की डेट कंसीडर करते हैं। हाँ। सर्विस का तो इनवॉइस साथ के साथ नहीं बन जाता जब हमने सर्विस को। सबका ही मिल जाता है, गुड्स का भी मिल जाता ये है। फालतू में पता नहीं क्या क्या हुआ है, कौन बात है फिर नॉट इन टाइम क्या होगा वो पूछना है। है बस नॉट इन टाइम हो सकता है, ऐसा कब नहीं देना है। तो डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर देखो, डेट ऑफ पेमेंट है, यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट है, दोनों चीजें बाकी बदल रही है। अगर इनवॉइस इशू किया है टाइम से तब तो हम इनवॉइस की तारीख गिनेंगे और जिस दिन आपने पेमेंट किया। तो अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया, मान लो प्लीज इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया, तो हमको फर्क नहीं पड़ता है कि इनवॉइस कब इशू हुआ है। ठीक है, तो डेट ऑफ पेमेंट या तो सर्विस कंप्लीट हो गई तो बस टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। ठीक है, क्लैरिटी। तो यहाँ पर अब डेट ऑफ, अब नोट करके लिखो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है। ठीक है, इसका तुम चार्ट बनाओ।
तुम साफ सुथरा बना देना यार। एक लिखो फॉर बैंकिंग कंपनी और दूसरा फॉर अदर देन बैंकिंग कंपनी। ठीक है, फॉर बैंकिंग कंपनी लिखा, सबने लिख दिया। फॉर बैंकिंग कंपनी लिखो फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ, नहीं सॉरी फ्रॉम द डेट ऑफ, इसमें 2 पॉइंट्स है। रुको नहीं, यहाँ पर बस ऐसे लिखना है। फॉर बैंकिंग कंपनी फ्रॉम द डेट, सॉरी क्या किसका है, सासू माता, मम्मी बाद में 45 डेज फॉर बैंकिंग कंपनी, 45 डेज लिखो, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, यहाँ पर लिखना होगा 45 डेज। नहीं वो उसका वो देख रही थी, हेडिंग नहीं लिखी थी मैंने। हाँ कोई बात नहीं, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ये ढंग से बनाइए ना, फिर ग्रुप में फोटो भेज दीजिए। ठीक है, वो वंस व्यू वाला भेजना ग्रुप में, जिसमें पर डे दूसरे फोन से फोटो भेजना। करिए तो कुछ तो मैं करेगा तुमसे। और यहाँ पर 45 के बदले 30 अदर देन बैंकिंग के लिए, तो भी यही फोटो भेजना है। लिखूंगी नहीं सारा। लिख लिया, ठीक है। 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन। और यहाँ पर ये सेम चीज ये है तो बस। उसी में देखेंगे ना, अगर ये लिमिट क्रॉस होगी तो फिर वो इनवॉइस नोट इशूड वाले में चला जाएगा ना। हाँ बस, तो तुम्हें अब ये मैंने इस तरीके से क्यों करवाया, ये जो तुम्हारा है ना डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यही है तुम्हारा 31, जो बोले तुम 30 नहीं 31, तो ये 31 है, इसीलिए ही वो बड़ा नहीं। अच्छा, ये 31 है डेट ऑफ ये वाला। हाँ। तो इसका लिख दो सेक्शन 31। यस। हो गया? काफी हद तक कर लिया हमने इसका। यहाँ तक क्लैरिटी हुई है। तो ये तुम्हारा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो गया, ये तुम्हारा 30 डेज वाला हो गया। यहाँ पर अब तुम्हें चेक करना है, अब तुम सर्विसेज के लिए एफसीएम में, आरसीएम नहीं हुआ है, एफसीएम में कैसे चेक करते हो कि अगर क्या तुम्हारा इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है, अगर हुआ है तो उसकी तारीख देखो, नहीं हुआ है तो भाड़ में जाए। ठीक है, तो अगर टाइमली इशू हुआ है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या तो पेमेंट विच इज अर्लियर, 45 डेज के बाद 35 डेज 30 डेज मतलब डेट ऑफ पेमेंट या तो कंप्लीशन विच इज अर्लियर। पॉइंट समझ में आ गया। अब इन्होंने तुम्हारा सेक्शन 31 का 31(2) रूल 47 दोनों हो गए। 31(5) क्या कहता है, अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो कंटिन्यूस सप्लाई जो होती है ना, उसका ना मतलब उन्होंने लिखा था, मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई का ना मिनिमम 3 महीना वैसे होता है यूजुअल में, बाकी गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा। कहाँ पर कंटिन्यूस के नीचे इनवॉइस के नीचे लिख लिया, देख लिया, समझ आ गया। अब सर्विसेज के अंदर एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, हमने जो एडवांस पेमेंट बोला ना वहाँ पर पंगा उधर है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर अब तुमको ये मिटा दूँ सबका है, एडवांस पेमेंट है, ये डेट ऑफ पेमेंट नीचे में। हाँ, इसीलिए ही एडवांस पेमेंट अगर मिली तो क्या करना है क्या नहीं, उसका थोड़ा सा है, क्योंकि वो अप टू 1000 रुपये था ना जो, अब यहाँ पर काम आएगा। अगर 1000 रुपये से ऊपर तो इग्नोर करेंगे, अगर 1000 से नीचे तो देखेंगे। नहीं 1000 से अगर नीचे तो हमारी मर्जी है ना। हाँ, अच्छा, एडवांस अप टू 1000। डेट ऑफ, मैं ना डेट ऑफ पेमेंट लिख लूँ, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस तो नहीं होगा ना, हाँ, विच एवर इज क्लियर।
क्लियर भी नहीं वैसे एट द ऑप्शन है ना ऑफ द पेयर नहीं टैक्स पेयर एसएससी सप्लायर एसएससी ना वो अपना डायरेक्ट टैक्स का वर्ड है इसलिए यहाँ पर कम यूज करना चाहिए ठीक है। और एडवांस पेमेंट अबव 1000 तो फिर डेट ऑफ पेमेंट क्योंकि वो एडवांस है ना तो ऑब्वियसली इशू ऑफ इनवॉइस के पहले ही हुई होगी पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर लिखो फॉर द एंटायर अमाउंट। अगर तुम्हें पार्टली पैसा मिला है ना तब भी बाद में बाकी का पहले तो बस डेट ऑफ पेमेंट ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है ना ये सब के लिए पॉइंट समझ में आया। अच्छा अगर पार्ट में मिली है तो वो फुल मानी जाएगी तो भी फुल्ली उस टाइम पर टैक्स देना पड़ेगा फुल टैक्स अगर ठीक है आया हो गया इनवॉइस डेट ऊपर वाला भी दे मेरे को पता है मैं तो इतने ऐसा फालतू इधर का एग्जांपल नहीं लिख पा रहा तो चलो जल्दी अच्छा ठीक है यहाँ तक हो गया 13th वाला भी सेक्शन देखो फटाफट से हमने ये सब कर लिया ये ऑप्शन ऑफ द सप्लायर है कि रिसिपिएंट है अच्छा एफसीएम ठीक है कुछ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वाले सप्लायर इनवॉइस इशू विद इन द पीरियड देखो 2 का ए 2 का बी दोनों हमने कर लिए 13 वाला हाँ जी 13 का 1 और 1 हो गया 2 हो गया 2 का 3 भी हो गया अगर अपन ने इनवॉइस नॉट इशूड विद इन टाइम तो पेमेंट और ये विच एवर इज अर्लियर डेट ऑन व्हिच रिसिपिएंट शोज द रिसिपिएंट ऑफ इन दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सी में हमने बोला कि अगर ए और बी नहीं है तो जिस तरह आपने बुक एंट्री करी हमने पहले भी देखी थी ना सेम चीज थी तो यहाँ पर वो हो गया। अब प्रोवाइजो अगर एक्सेस तुम्हें अमाउंट मिला है 1,000 रुपीज ये हमने वो भी कर दिया यहाँ तक क्लैरिटी है। एग्जाम्पल है नीचे वो कट कर लो हमें जबरदस्ती का कंफ्यूज कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन भी कट कर दो जबरदस्ती का कंफ्यूज कर रहे हैं ठीक है ये हमने लिख लिया ना ये काम का है बस। 9th इलस्ट्रेशन का 1-2 कर लो खाली फटाफट से हाँ पहले का 20 कैसे आया क्या क्या कंपेयर कर रहे हो ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें 30 दिन एडवांस पेमेंट है जो पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस ठीक है ये दिमाग लगा के करके आओगे अच्छा करके आओगे समझ में आ रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा दिमाग लगा के करना सब हो जाएगा आराम से ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3rd रिवर्स चार्ज हो गया। रिवर्स चार्ज में क्या होगा जैसे वहां पर था ना रिवर्स चार्ज में गुड्स वाला चार्ट निकालो अपना जल्दी से जल्दी कैसे निकालेगा भाई रिवर्स चार्ट बनाया था गुड्स वाले चार्ट में रिवर्स चार्ज में क्या लिखा था डेट ऑफ रिसीप्ट डेट ऑफ पेमेंट बढ़िया यहाँ पर 30 के बदले 60 हो जाएगा 31 के बदले 60 31 के बदले 61 या 30 के बदले 60 61st डे ठीक है मैं नहीं कर रहा ऐसे 31 की जगह वो 60 हो जाएगा और तो कोई चेंज नहीं है ना इसमें हाँ 31 की जगह 60 हो जाएगा और तो कोई चेंज नहीं है ना हाँ 31 की जगह 60 अचीवमेंट है वो 61st डे अचीवमेंट है वो हुआ रेट ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड या तो रेट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग 61st डे वो सेम चीज लिखी हुई है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया सब कुछ। प्रोवाइजो अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है प्रोवाइजो 2 ऑफ 6 साथ में हो ना सारे In case of supplier by associated enterprise where the supplier of service is located outside India, the time of supply shall be बंदा सर्विसेज वाला बाहर लोकेटेड है। याद करो ये क्या हो रहा है सर्विस वाला बाहर लोकेटेड है इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है मतलब आरसी इंपोर्ट टैक्स होता है वेरी गुड इसलिए ये यहाँ पर है तो बस यहाँ पर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द रिसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर माना जाएगा ठीक है।
इसके अंदर डेट ऑफ इनवॉइस 31/60 कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता वो बाहर वाला बंदा कब इनवॉइस बना रहा है। आप क्या ध्यान रखोगे उसका, और वहां पर इनवॉइस के रूल्स क्या है हमको नहीं पता। इसलिए अगर आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो फिर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स या तो डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बढ़िया क्लैरिटी है ना। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं पर हम आरसीएन पे टैक्स पे करते हैं, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। श्योर हो? 10th इलस्ट्रेशन कार्ड दो। 11th इलस्ट्रेशन नहीं पड़ेगा, घर से करो। घर से करोगे? चलो ठीक है, इसमें +60 करना है बस, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। 4th इलस्ट्रेशन आसान है, वाउचर वाली कर ली हमने। नहीं 4th इलस्ट्रेशन नहीं, 4th पॉइंट गलती से गए यार। 4th वाउचर, वाउचर में कुछ नहीं। आइडेंटिफाइड है तो बता क्या है? डेट ऑफ इशू अगर आइडेंटिफाइड नहीं है जब उसको रिडीम करेगा बस 12th वाला कर लोगे। 5th पॉइंट कुछ डिटेल नहीं है, वो सेम आ गया दोबारा। 5th पॉइंट कोई डिटेल नहीं है, तो रिटर्न या तो टैक्स, ठीक है। 6th पॉइंट पेनल्टी वाला, वो सेम चीज आ गई। नहीं ना, इसका ना एक बहुत, मैंने जब याद किया था ना, अगले डब्बे का चार्ट बनाया था मैंने, आपने भी याद करा था? तो मैंने भी तो पेपर दिए थे ना। अच्छा तब वो इतनी पुरानी बात बता रहे क्योंकि हो? मैंने बहुत मस्त याद किया था यार। आप मुझे टिक मार्की करके आने थे। ऐसे जैसे तब जरूरत ही नहीं है, फिर पता है एमसीक्यू में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लाइन टू लाइन। एमसीक्यू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना भी दो क्वेश्चन हो जाता है, वो टेंशन ना लिखता हूं। मैंने सेट ना सीएसडब्ल्यूडी की तरह। सही में यार एमसीक्यू में जरूरत है, कहीं ना कहीं से तो हो ही जाता है। मैं अब तो बिल्कुल ही ना सकती। बल्कि रिवीजन 5 बच्चे जा रहे हैं मैं ना, सहती हूँ। और 20 लेसन है 5 4 कर दो। मुझे आदत हो गई। तो फायदा क्या हुआ, मेरा हो चुका है एग्जीक्यूटिव। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा एग्जीक्यूटिव हो चुका है। रेट शाम से फाइनल दे भी नहीं दिया था, वो रिटर्न हो गया। सेक्शन 14 ये मुझे आता था, लीगल रूल क्या था? क्या ये वाला? ऑफ चेंज क्या होता है, रेट बस एक टॉपिक है। हाँ 8 बजेंगे। नहीं बचेंगे। रेट चेंज ये क्या हाँ। चीज़ है मैम? अब अगर तुमने इनवॉइस इशू किया या तुम सप्लाई कर रहे हो ना, उस बीच में रेट चेंज हो गया, फिर कौन सा रेट लगाएं, वो गड़बड़ है, ठीक जीएसटी के रेट है। हाँ ये बड़ा ना उस टाइम जीएसटी पे का रेट चेंज हो गया। करते रहते हैं लोग। मैं 18 सोच रहा था मान लो मैंने 1000 की थी, मैंने 1200 भी लगा दी। नहीं नहीं वो नहीं प्राइस होता है। रेट चेंज। बोलते तो रेट ही है भाई, क्या रेट देगा। बोला ये कितने प्राइस की है? पर वैसे तो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा रेट किस हिसाब से आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर तुम्हें ना एक चीज है ना, मेजॉरिटी विंस होता है इसके अंदर, बहुत सही है। कल करा देना मैम। बिफोर नहीं हो गया बस। कल करे इस वास्ते ठीक से ना, मेरी बात मैं बना देती हूँ टेबल, तुम लोग फोटो खींच लेना, ठीक है। मत बनाओ क्योंकि मुझे भी बनानी पड़ेगी एक बार। सप्लाइड मैम तो ये लिखी है किसमें? मैं लिखूंगा यार, ये कौन सा लिखना? मैम ने बोला था इनको लिख लेना, क्योंकि जब समझ नहीं आता ऐसे। मैं एक ही टेबल पे दोनों क्वेश्चन समझा दूंगा। हाँ चेंज ऑफ रेट से मैम सप्लाई का क्या लेना देना? अगर सप्लाई तुमने रेट चेंज से पहले कर दी पर इनवॉइस बाद में इशू किया तो रेट कौन सा लगेगा? डेट ऑफ इनवॉइस इसलिए यही ना, इसे उन्होंने बोल रखा है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, देख लेना। नहीं मेरे को तेरा आंसर समझ में नहीं आया, पर ऐसा है अब, ठीक है। तो उन्होंने पहला अभी इस तरीके से देखो कि अगर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जहाँ पर भी मैं बिफोर लिख लूँ, बिफोर रेट चेंज है, और आप क्या तो आफ्टर रेट चेंज है। तो अगर यहाँ पर बिफोर है
ठीक है, तुम्हारा सप्लाई या डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस हो गया था रेट चेंज होने से पहले पहले। ये कौन सा वाला रेट चेंज? ऐसे गुड्स में नहीं है, गुड्स में तो नहीं होता ऐसा। नहीं, गुड्स और सर्विसेज आर बोथ, ठीक है, बिफोर है। प्लीज अंडरस्टैंड, अब एक बार पूरी बात सुन लो। जीएसटी के रेट्स बीच बीच में चेंज होते रहते हैं। गवर्नमेंट कोई चीज को 28 में ले आती है, कोई 18, कोई पर कम रेट लगा देती है, ठीक है। तो हर बार पंगा हो जाता है कि आपका करना क्या, अगर आपने सप्लाई पहले ही कर दी, इनवॉइस जब तक इशू किया तब तक रेट चेंज हो गया, या पेमेंट जब तक करी तब तक रेट चेंज हो गया, तो पेमेंट का टाइम पर कौन सा रेट दूं मैं, राइट। तो इसलिए अगर आपका सप्लाई बिफोर है पर ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आफ्टर है और ये भी आफ्टर है, तो रेट एप्लीकेबल होगा न्यू वाला, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? बिफोर है सर्विसेज है गुड्स दोनों के लिए सेम है ना। हाँ जी, बिफोर है, ठीक है, पर ये आफ्टर है टाइम ऑफ सप्लाई और ये बिफोर है, बुक एंट्री, ठीक है, ऐसा कुछ है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, मेजॉरिटी विंस। ये भी किस तरीके से दो कौन सा है? तो दो बिफोर है तो ओल्ड, ठीक है, बिफोर है और ये भी बिफोर है और ये आफ्टर है, ओल्ड है। आफ्टर में ऐसे तभी तो मैं कह रही हूँ, देखो याद था, आफ्टर आफ्टर आफ्टर, अगर ये दो सब कुछ आफ्टर हो गया पर रेट ऑफ इनवॉइस बिफोर है और बिफोर है, तो फिर ओल्ड आफ्टर है, अच्छा, आफ्टर ऊपर है, वाले में एक न्यू वाले में नीचे वाले में एक। जो मेजॉरिटी है। पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर तो ये चीज तो कांस्टेंट रह रही है ना, बस ये जो मेजॉरिटी वही हो गया। अगर आफ्टर है, दो बिफोर है तो ओल्ड, आफ्टर है, एक आफ्टर है और यहाँ पर बिफोर है तो न्यू, आफ्टर बिफोर आफ्टर तो न्यू। अच्छी चीज याद रखिए ना। तो बस ये दो पेज जो भी इतना सा दे रखा है, कौन से दो पेज? ये दो पेज जो है 10 और 11 हाँ, बस इतना सा दे रखा है, इतना पर नाम लिखा हुआ है। मेरे पेपर अच्छा, आपने ये वाले डब्बा चिपका है यहाँ पे जो ये भी वाला है, चिपका है? ऐसे, मतलब हाँ से क्योंकि मैंने ऐसा याद करा है। तभी याद किया था, मैंने ऐसा याद किया था। चलो जाओ भागो ऊपर। DOC डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस।